तुझ में ही है सब बसा, तुझ में भी है रब बसा। खुद को तू पहचान ले, तू कौन है खुद जान ले। Let tears become pride. Let the world know you inside. आज हम मिल रहे हैं कॉइन मीडिया के शो में शहर के जाने माने व्यक्तित्व, पुलिस टीम को नेतृत्व करने वाले, साथ ही साथ हमारे समाज में बुराइयों से बचाकर सद्भावना के साथ चलने में और हम सबको एक सही तरीके से क्राइम में बचकर आगे निकलने में हमारे जाने माने जुझारू और सही व्यक्तित्व वाले एएसपी रोहित झा जी से। सर, आपके बारे में सुना है और दुर्ग पुलिस के बारे में बहुत सुना है कि उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन शहर में दे रहे हैं। वो सारी चीज़ों को तो हम बात करेंगे, पर सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी में आपका बचपन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप समझते होंगे कि हर बच्चे का अपना एक सपना होता है और बचपन बहुत ही निश्चल होता है। आपने शायद कभी सुना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कविता है मेरा बचपन, जिसमें हर बच्चे का बचपन बहुत अच्छा होता है और वो कुछ ना कुछ सपने लेके आगे बढ़ता है। तो आप अपने बचपन के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी देखिए, बचपन सबका एक जैसा होता है। मेरा भी बचपन आम बच्चों की तरह ही था और स्कूल, पढ़ाई से डर, माँ पिताजी की डांट, बच्चों के साथ चुहलबाजी, बिना जूतों बिना चप्पल के क्रिकेट खेलना, सारी चीज़ें वैसे ही थी। राजनांदगांव में मेरा बचपन गुजरा है। मोहल्ला संस्कृति में हम लोग रहे हैं। लाइट गोल होने पे एक जश्न सा माहौल होता था कि अब चोर पुलिस खेली जाएगी। लाइट आते तक जीवन में मज़ा ही मज़ा था। तो वो सारी चीज़ें हमने भी की हैं बचपन में, जो एक आम बच्चा करता है। वर्तमान परिवेश में अगर अपन देखें तो बच्चे टैक्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, वर्चुअल मीडिया पे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारी दोस्ती आज भी उन लोगों से है जो बचपन में हमारे साथ खेला करते थे। तो बहुत ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग या एक अलग सा कोई बचपन नहीं था, नॉर्मल सा बचपन था जैसा सबका होता है। नगर निगम स्कूल की पढ़ाई थी और सारा कुछ वैसे ही था। सारी चुहलबाजियाँ थी, सारी शरारतें थी। ये बात और थी कि शरारतें जो होती थी उसमें ये कोशिश रहती थी कि शरारतों की शिकायत जो है घर तक ना पहुँचे। जी जी। तो सर, जैसे बचपन आप बता रहे, एक साधारण सा रहा है जैसे आम बच्चे पहले होते थे, उसमें बचपन में एक सपना होता है और हम जब बड़े होने लगते हैं हमारे सपनों में बहुत चेंजेस आते हैं ड्यू टू एक्सपोजर। तो बचपन का ऐसा कोई ख्वाब जो आप कर चुके हैं या तो करना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बचपन में आदमी सोचता है, बच्चा सोचता है कि पूरा आसमान उसका है। जी बिल्कुल। लेकिन जब वो किशोरावस्था में जाता है तो जी। लगता है कि नहीं नहीं, आसमान पूरा नहीं है। जी ये जो मेरी दुनिया है ये इससे मेरी भी- पूरी है। जी 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 फिर जी। किशोरावस्था से जब युवावस्था में जाता है तब रियलिटी समझ में आती है, और जब बिल्कुल। रियलिटी समझ में आती है तब एक्चुअल फोकस शुरू होता है कि मेरा जो दायरा है वो कहाँ तक है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। जी तो निश्चित तौर पे मेरे बचपन में भी ऐसा था, जी। एक आम बच्चे की तरह। पहले हम कुछ और सोचते थे, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए फिर हमने रियलिटी को समझा, और रियलिटी को समझने के बाद इस बात पे फोकस हुए कि जीवन में करना क्या है, कैसे करना है, और इस तरह से चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती चली गई। इसमें कुछ नहीं था कि ये फिक्स है और यही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये बात सही है कि कुछ सपने होते हैं, जैसे कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, मैंने कोशिश भी की उसके लिए। लेकिन चूंकि आप लाइफ की एक जर्नी में जब चलना शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहीं पहुँचेंगे। रास्ता आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देता है, और आपके जीवन में से बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी कर देता है। तो उसी रास्ते पे चलते चलते हम आज यहाँ पर पहुँच गए,
और जीवन में जो करना चाहते थे, जीवन में एक ही इच्छा थी कि जो करे ठीक से करे। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूँ वो ठीक तरीके से कर रहा हूँ, यही महत्वपूर्ण है। जी सर, सेल्फ डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं? बचपन में आप सेल्फ डिसिप्लिन थे या नटखट चंचल थे आप? नहीं, देखिए, अनुशासन तो बहुत आवश्यक है, जी अनुशासित थे हम। जी शरारत और नटखट में अनुशासन का होना आवश्यक है, और सफलता के लिए अनुशासन निहायत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। हम भी शरारत करते थे, लेकिन उसका समय अलग होता था। पढ़ाई करने का समय फिक्स था, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, खाना खाने से पहले तक पढ़ाई करनी है, वही अनुशासन था। स्कूल मिस नहीं करना है, ये अनुशासन था। जी। पिताजी माताजी जो बोल रहे हैं उनकी बातों को एक हद तक मानना, ये अनुशासन था। तो बिना अनुशासन के सफलता मुझे लगता है कि संदिग्ध है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और आपके पिताजी का कैसा योगदान था आपके साथ? आपके परिवार में तो ज़रूरी होगा, तभी आप आज इतने सही सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, बट बचपन में आप उनका सहयोग कैसा था, और जब आप बड़े हुए तब उनका सहयोग कैसा रहा? पिताजी हमारे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे। जी फादर मेरे किसी भी बात के लिए पिताजी ने कभी कंपेल नहीं किया। जब पढ़ाई करते थे हम, तो ये बात कभी नहीं हुई कि ये करना है। पहली बात ये होती थी कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी, जितनी पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, और कभी इस बात का दबाव नहीं रहा कि नौकरी करेंगे तो क्या होगा, या ये गोल सेट करके करना है, ऐसा नहीं रहा। उनकी इच्छा ये थी कि जहाँ तक की पढ़ाई होती है वो पढ़ाई पहले पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो जीवन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट, और या इसको दूसरे रूप में कहें कि बहुत बड़ा खुला आसमान था कि आपको जो करना है करिए। पिताजी का सपोर्ट पीछे से है। उनने कभी ये नहीं बोला कि ये करिए या ये करिए, उनने बोला कि पहले पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और आज भी पिताजी निर्णय लेने में कभी भी उनका हस्तक्षेप नहीं होता है। उनको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि उनने बहुत सारे लेवल्स पे, अपने लेवल पे उन्होंने चेक किया होगा, टेस्ट किया होगा। तो आज से नहीं, मैं जब 10वीं कक्षा में था तब से मैं अपने निर्णय खुद लेता हूँ, पिताजी को बता करके। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि फादर मदर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके निर्णय में बिल्कुल पीछे एक बैकबोन की तरह खड़े हैं। बहुत सही। आपकी माता का योगदान कैसा था? मम्मी जो है वो पूर्णतया एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि भारतीय गृहिणी है, और योगदान आप ये बोल सकते हैं कि आज फिजिकली, मेंटली और जो संस्कार हैं उन सभी में माताजी का ही योगदान है। जितना कुछ हम व्यवहार और आचरण कर रहे हैं उसमें माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे कोई शिक्षक शिक्षिका जिसको आज भी आप याद करते हैं, आपके प्रेरणा स्रोत है? बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। मतलब किसी एक को पॉइंट आउट करना मुझे नहीं लगता सही होगा, जी क्योंकि देखिए हर क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो हमारे एक टीचर्स आदर्श होते हैं। फिर जब आप दूसरी कक्षा में जाते हैं तो दूसरा टीचर भी आपको लगता है कि ये भी कुछ हमको दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी इन द सेंस कि मुझे लगता है कि सामान्य से अच्छी है, और मुझे हिंदी पसंद है। उसके पीछे भी कारण यही है कि मेरी एक टीचर रही हैं, उन्होंने हमें क्लास 6th 7th में जो हिंदी पढ़ाई, इंटरेस्ट जागा, और वो न केवल एक आप बोल सकती हैं कि उसके प्रति रुचि बढ़ी, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी, व्यावसायिक जीवन में, परीक्षाओं में, पीएससी की परीक्षा में भी हिंदी का जो पेपर होता है उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक टीचर कहीं ना कहीं से, अगर एक एक आप जैसा बोल सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही टीचर्स जो गुरु हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनका एक एक ज्ञान आपको एक अच्छा अपने जीवन को फ्लोरिश करने में मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। कोई रोल मॉडल आपकी ज़िंदगी के? रोल मॉडल एज सच आप बोलें तो मुझे लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति पूर्णतया संपूर्ण नहीं है। तो कोई भी एक व्यक्ति आपका रोल मॉडल हो ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे पिताजी हैं, बहुत सारी अच्छी बातें उनमें हैं, वो भी मेरे रोल मॉडल हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो वो भी मेरे रोल मॉडल हैं। तो किसी एक को स्पेसिफाई करना कि यही व्यक्ति जो है वो मेरा रोल मॉडल है, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति 100% नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत सही बोला आपने। आप कैसे बेटे थे?
ये तो माता पिता बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। फिर भी कभी उनसे बात करके आज भी आप जब उनसे मिलते हैं, कभी अपना टाइम, बहुत मुश्किल होता होगा आपको वैसा टाइम देना, बचपन में तो हम नहीं जज कर सकते, हम नहीं समझ सकते, पर एक समय के बाद जब माँ बाप अपने पास रहते, थोड़े बुजुर्ग होते हैं, तो हमको समझ आता है कि नहीं, मैं ऐसा बेटा हूँ या बेटी, या मुझे और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हूँ। तो आप फिर भी अपने आप को कहाँ देखते हैं? इस प्रश्न का जवाब देना मुझे लगता है कि कठिन है मेरे लिए, जी। क्योंकि खुद को जज करना एक पुत्र के रूप में ये कठिन है। जी बट कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जाए। जी। दोस्तों से, जैसे आप बताए, दोस्तों से आप जुड़े थे, बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे जिससे आज भी जुड़े हैं, तो आपको इतना समय मिलता है कि दोस्तों के साथ समय बिता सके, कुछ ऐसे बचपन के पल को याद करके आज की जो स्थिति को लेके बैठ के थोड़ा गपशप कर सके? ऐसे दोस्त हैं आज भी आपके या जुड़े हुए हैं? हाँ, निश्चित। सोशल मीडिया ने एक काम अच्छा किया है। जी जी। बहुत सारी लाख बुराइयां हो, लेकिन एक काम अच्छा किया है कि बहुत सारे दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के इकट्ठा कर दिया है। जी। तो हम सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम फिजिकली भी जुड़े हुए हैं। जब भी मौका मिलता है राजनांदगांव जाते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, उन्हीं जगहों पे जाके बैठते हैं जहाँ पे हमने जीवन के, मुझे लगता है कि प्रारंभिक काफ़ी शामें, काफ़ी दिन गुजारे हैं, वहाँ पे जाके आज भी बैठते हैं। ओके सर, आप पढ़ाई में कैसे थे? मैं एक सामान्य सा विद्यार्थी था पढ़ाई में। जी। ठीक ठाक पढ़ लेता था। जी। और आपका पसंदीदा खेल, ऐसा कोई पसंदीदा खेल जो बचपन से लेके आज भी आप कंटिन्यू रखे हैं, कभी इच्छा हो तो आप खेल लेते हैं? क्रिकेट पसंद था जी। आज भी पसंद है जी। मौका लेकिन मिलता है? अब मौका मिलता है तो कभी कभी खेल लेते हैं, लेकिन कभी भी उसमें कंटिन्यू मतलब एक प्रकार से नियमित नहीं रहा मैं। जी। लेकिन पसंद है। तो कभी ऐसा कोई टूर्नामेंट किया जाए तो आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? हाँ, अभी हमने दुर्ग पुलिस में ही कराया था। जी। एसपी कप के नाम से कराया था। हमारी टीमें अलग अलग जो हमारी सब डिविजन्स थी उसकी हमने टीमें बनाई थी, 8 टीमें, और लकीली हम ही विनर रहे। अच्छा, बहुत अच्छा सर। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते पर आप कर नहीं पा रहे, ऐसी कोई चीज़ें हैं? कोई भी व्यक्ति हर वो चीज़ जो सोचता है वो कर ले, ज़रूरी नहीं है। नहीं है। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो आप करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन मुझे कभी उसका रिग्रेट नहीं रहता। मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, ठीक है, अगली चीज़ जो आएगी उसको करके देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जीवन ऐसे चलना चाहिए। अगर आप उसी बात पे अड़े रहेंगे कि अरे मैं ये नहीं कर पाया, तो फिर आगे आने वाली चुनौतियाँ, आगे आने वाली चीज़ों को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के देखने से ज़्यादा बेहतर है कि हम आगे बढ़ के देखें। बहुत सही बात बोली आपने। एक मूल मंत्र है, बोलना चाहिए कि ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देख के रिग्रेट ना करके आगे बढ़ें। ये बहुत सही है। सर, आप आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? रोहित झा के रूप में। जी। और सोसाइटी में अपने आप को कहाँ देखते हैं? रोहित झा के रूप में। परिवार में भी वैसे ही आप अपने आप को देखते हैं? एक अच्छे पिता के रूप में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब इसका जजमेंट मेरा बेटा करेगा कि मैं अच्छा पिता हूँ कि नहीं। आपके बच्चे? मेरा एक बेटा है। एक बेटा है। अब वो कौन से क्लास में सर? वो 8th स्टैंडर्ड। 8th में। तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए तो रोल मॉडल होंगे आप, जितना सेल्फ डिसिप्लिन चीज़ों को लेके आप जितने सुलझे हुए हैं, उसको बहुत हेल्प मिलता होगा लाइफ की डिसीजन लेने में, चाहे पढ़ाई बोल लें। अभी बच्चा है और मैं चीज़ों को, जो चीज़ें जैसी आती हैं उसको थोड़ा बहुत ठीक करके आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ। जी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अगर मोल्ड करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, तो बदलने में हमेशा तकलीफ़ होती है। तो अभी बच्चा है और मैंने कभी मतलब कोई दबाव वाली बात नहीं है। अभी वो जो करना चाहता है कर रहा है, और मुझे लगता है कि जब मैंने कर लिया तो वो भी कर लेगा। जी। सर, ज़िंदगी में ऐसा कोई पल जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं? खुश तो हमेशा आप रहते होंगे, पर ऐसा कोई पल जो आपको याद हो कि मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ हूँ? ऐसा मेरे पीएससी का रिजल्ट आया था, वो एक टाइम हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। हाँ। सर, आप जैसे बोलें कि आप पहले टीचिंग लाइन में थे, यानी कि आप पढ़ाना चाहते थे, तो अगर आपको कभी मौका मिले कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। आज भी जो हमने
साइबर संगी अभियान चलाया है, या मैं जहाँ भी पोस्टेड रहता हूँ वहाँ एक कम्युनिटी पुलिसिंग का एक पार्ट मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है जी और उसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जी तो मेरी जो वो इच्छा है मैं उसके द्वारा उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो साइबर संगी अभियान में हमारे जितने वर्कशॉप होते हैं, जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि वही पार्ट है जिसमें मैं अपने आप को एज अ टीचर कुछ जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो टीचिंग क्वालिटी आपके अंदर थी वो आज यहाँ आप आके हाईलाइट कर पा रहे हैं? कोशिश करता हूँ। जी जी। कभी आपको इसका रिफ्लेक्ट दिखा कि वो आपकी कोशिश वाकई पूरी हो रही है? नेतृत्व जिस तरह से आप कर रहे हैं, साइबर संगी को आप जिस पहल में मुकाम में ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपका वही टीचिंग काम आया जो लोगों के साथ जुड़ना, उनके दिमाग में बैठना, उनके दिमाग में किस तरह से जाना है, ये सारी स्ट्रैटेजी डेवलप करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काम दिया है? जी बिल्कुल। देखिए, जीवन में कोई भी चीज़ जो आप करते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाती है, मेरा ये मानना है। जी चाहे आप कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ दे के ही जाती है। तो मैंने जो 2-3 साल पढ़ाया स्कूल में और कॉलेजेस में, उसका मुझे बेनिफिट मिला है। और निश्चित तौर पे बच्चों को पढ़ने के लिए और जो आपकी सामने ऑडियंस बैठी है वो किस मोड पे है और उसको किस मोड पे चीज़ों को समझाना, इसमें निश्चित तौर पे मदद मिलती है। जी सर, साइबर संगी के बारे में आप जो अभी बताए हैं, कैंपेनिंग आप लोगों ने चालू की आपकी टीम की मदद से, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे ताकि हमारी जनता भी समझे इसको और समझने की उनको सपोर्ट मिले? देखिए, 2019 में फरवरी में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं उससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर कुछ एक कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अभियान चलाया जाए। तो इस पे हमारी बैठकें हुई और बैठक के बाद हमने एक अभियान शुरू किया 15 अगस्त 2019 से, साइबर संगी अभियान। इस अभियान के तहत हमने स्कूल, कॉलेजेस, सोशल मीडिया, साथ ही साथ बाज़ार, मॉल, सभी ऐसी जगहों को टारगेट किया जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको हमने बहुत छोटे छोटे स्लोगन्स के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया। इसके तहत हमने केवल 20 मंत्र पर काम किया, जिसमें 10 करने वाले मंत्र थे और 10 नहीं करने वाले मंत्र थे। सामान्य शब्दों में मैंने कहूँ तो 10 डूज बनाए हमने और 10 डोंट्स बनाए। 10 चीज़ें जो आपको साइबर अपराध से बचने के लिए करनी चाहिए और 10 चीज़ें जो आपको साइबर अपराध से बचने के लिए नहीं करनी चाहिए। और इसको लेकर के हम गए और जो पहला कैंपेन था हमारा सेल्फी विद साइबर संगी, इसको हमने लॉन्च किया था 15 अगस्त 2019 को और अलग अलग जगहों पे उस एक दिन में लगभग 40,000 लोग हमसे जुड़े। इसके बाद ये हमारा कैंपेन आगे बढ़ा। इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हमने 2020 26 जनवरी पे हमने एक नया इसी साइबर संगी अभियान के तहत OTP कैरेक्टर के रूप में हमने एक कैरेक्टर लॉन्च किया। दुर्ग भिलाई के लगभग 100 से अधिक जगहों पर ये जो OTP कैरेक्टर था ये लोगों के बीच फ्लोट हुआ और इसका मोटो ये था कि OTP को आप शेयर ना करें। तो ये OTP लोगों के बीच में जाके बोलता था कि आप मुझे शेयर ना करें। तो इस प्रकार से ये एक लॉन्च हुआ था। इसी समय हमने बुकलेट्स छपवाए, बुकलेट्स बंटवाई। इसके अलावा इसी समय से हमने फरवरी 2020 में हमने दुर्ग पुलिस की तरफ से मंगलवार के दिन साइबर डे का आयोजन किया। इसमें मंगलवार को ये था कि हमारे जो थाना प्रभारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं पुलिस के, जो साइबर जानते हैं, उनको किसी भी एक जगह पर जा कर के, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे स्कूल हो, साप्ताहिक बाज़ार हो, मॉल हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई सामाजिक संस्था हो, कोई सरकारी स्कूल हो या सरकारी संस्थान हो, कोई ऑफिस हो, वहाँ पर जा कर के 1 घंटे साइबर संबंधित जो भी अपराध हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें। तो ये साइबर डे प्रारंभ किया गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए हमने इसको ग्रेजुअली 15 अगस्त 2020 को, चूँकि कोविड का पूरा टाइम आ गया था और लोगों की गैदरिंग जो थी वो प्रोहिबिटेड थी, प्रतिबंधित थी, तो फिर हमने एक नया कंसेप्ट लाया कि कोई एक ऐसी जगह डेवलप करें जहाँ पे लोग भीड़ के रूप में इकट्ठे ना हो, बल्कि अपने समय से जाएं और जा कर के वहाँ इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए मेरी टीम ने मिल करके एक नया कंसेप्ट लाया साइबर लेन का, और सिविक सेंटर में जो आपके हृदय स्थल है भिलाई शहर का,
वहाँ पर हमने एक 200 फीट के आसपास एक जो सड़क के किनारे हमने एक पूरा लेन डेवलप किया। उसमें जितने भी प्रकार के सामान्य साइबर अपराध से बचने की जानकारी है वो हमने डिस्प्ले किया हुआ है। वहाँ पर हमने QR कोड स्कैनर लगाया हुआ है। लोग वहाँ पर, हमारा मोटो ये है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अपने समय से जाएं, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, गुपचुप खाएं और उसके बाद टहलते टहलते एक बार उसको भी देखें। निश्चित तौर पे अगर आप कुछ देखेंगे, कुछ समझेंगे तो आप साइबर अपराध से बच सकते हैं। तो ये इस रीजन में मध्य भारत में मुझे लगता है कि पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे साइबर अपराध से बचने के लिए साइबर लेन की स्थापना हुई। और ये प्रयास हमारा 26 जनवरी 2021 तक चल रहा है। 2021 में हमने नया शुरू किया, वहीं पर एक साइबर ठिया डेवलप किया। साइबर ठिया मतलब छत्तीसगढ़ी में आप समझते हैं, ठिया एक ऐसा स्थान जहाँ पे बैठ के हम चिट चैट करते हैं, गपशप करते हैं। तो हमने साइबर डे के दिन, मंगलवार के दिन 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक वहाँ पर हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं दुर्ग पुलिस के, वो वहाँ बैठते हैं और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाके अपनी जानकारी दे सकता है, अपनी समस्या शेयर कर सकता है। अगर उसको कुछ जानने की इच्छा है तो वो जान सकता है। तो वो लोग वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। तो ये हमने अभी तक किया है। साइबर संगी अभियान के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हमारे लगभग 2000 पुलिस के यहाँ पे मेंबर्स हैं पुलिस में। सबको एक CUG सिम मिला हुआ है, मोबाइल नंबर। तो उन 2000 सिम पे अगर आप फ़ोन करेंगी तो उस पर अलग अलग कॉलर ट्यून रखे गए हैं। अच्छा। वो कॉलर ट्यून आप फ़ोन लगाएंगे, जैसे गाना बजता है जी। तो वो हमने साइबर अपराध से बचने संबंधी कॉलर ट्यून उसमें डाल के रखा है। तो फ़ोन उठाने से पहले आपको बताएगा कि अगर आपको साइबर अपराध से बचना है तो आप OTP शेयर ना करें, आप अपने फेसबुक को लॉक रखें। ऐसी अलग अलग 10 प्रकार की जानकारियाँ उन मोबाइल फ़ोन के कॉलर ट्यून के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इनोवेशन था जो मेरी टीम के द्वारा किया गया था और मुझे नहीं लगता कि आसपास अभी यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ पे हो रहा है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, जैसे दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है उसके सहयोग से हमने एक पुस्तिका भी बनवाई है, उसका भी विमोचन हम शीघ्र कराएंगे। तो पूरे इस कैंपेन को लगातार, सामान्य तौर पे होता ये है कि कोई भी एक कैंपेन शुरू होता है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते चलता है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन साइबर संगी जब अभियान हमने शुरू किया था तभी हमारा ये प्लान था कि इस अभियान को हम लगातार चलाएंगे और इसको हम छूटने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में हमने लगातार इस पे काम किया है और लगातार हम इसमें सफल हुए हैं। इसका प्रमाण आप इस बात से भी देख सकते हैं कि दुर्ग पुलिस जो है वो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे भी हम हैं और फॉलोअर्स की संख्या भी अगर आप देखें तो फेसबुक पे दुर्ग पुलिस के आज के समय में लगभग 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों से हमको एक प्रकार से आप देखें कि अच्छा एक रिस्पांस भी मिल रहा है। जी जी, ये तो बहुत अच्छा पहल और बहुत अच्छा काम है दुर्ग पुलिस की तरफ से और मैं आशा करती हूँ सभी को पता होगा और अगर ना पता हो तो इस मीडिया के थ्रू लोगों को पता चले। साथ में सर एक शब्द आपने जोड़ा है साइबर संगी, तो ये संगी शब्द क्यों जोड़ा गया? देखिए कोई भी अभियान अगर हम चलाते हैं तो उसका नाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है और नाम ऐसा हो जो सबकी ज़बान पे चढ़ जाए। जी। तो जब हम भी इसको शुरू कर रहे थे तो पहले ये बात आई कि कुछ साइबर टाइप का है तो कुछ अंग्रेजी टाइप का नाम रहे, साइबर वॉरियर या इस टाइप का। और फिर ये बात आई कि कुछ लोकल टच होना चाहिए और कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो जबान पे चढ़ जाए। तो छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है, छत्तीसगढ़ी हमारी भाषा है, बोली है। तो फिर ये संगी शब्द वहीं से हमने लिया। साइबर और संगी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपको साइबर अपराध से बचाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको साइबर के बारे में, साइबर से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक कर रहा है, वो आपका दोस्त है। तो एक प्रकार से ये साइबर संगी मतलब आपका साइबर दोस्त। वो पुलिस वाला भी हो सकता है और हम जिनको अवेयर कर रहे हैं वो भी हमारा साइबर संगी हो सकता है। समाज के लिए उसका भी उतना ही योगदान हो सकता है कि वो और अपने से जुड़े हुए लोगों को उसमें अवेयर कर सके ताकि वो साइबर अपराध से बच सकें।
सर मैंने बीच में सुना था कि दुर्ग पुलिस ने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि सारे स्कूल कॉलेजों को जोड़कर ये साइबर जो कैंपेन चलाया गया है उनको इन्वॉल्व कराया गया है, तो ये सिर्फ स्कूल बच्चों को ही क्यों? देखिए, स्कूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के बाद भी आप देखें तो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, खासकर मोबाइल और टैबलेट्स पे, कंप्यूटर्स पे बच्चों का टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। जी। और मुझे लगता है कि कई मामलों में बच्चे हमसे आगे हो गए हैं। आज आप अगर 11th-12th के बच्चों को देखें तो मोबाइल फ़ोन पे कितने फीचर्स हैं मेरे बच्चे को ज़्यादा मालूम है बनिस्बत मुझे कम मालूम है। जी। तो वर्नेबिलिटी जो है वो उन बच्चों में अधिक है जो उसके साथ एक्सपोज ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारा टारगेट एरिया ऐसे लोग हैं जो वर्नेबल ज़्यादा है। हम अगर उनको हिट करेंगे तो एक तो हम उनको बचा सकेंगे, और जो व्यक्ति जानेगा, जो बच्चा जानेगा, वो अपने परिवार को भी अवेयर करेगा। तो इस प्रकार से हमारा टारगेट ग्रुप एक है, लेकिन उससे हम साधने की कोशिश दो चीज़ों को कर रहे हैं। एक तो खुद बच्चे और साथ ही साथ उनके परिवारजन, वो जिनको जानते हैं उनको भी बता सकें। इसलिए हमारा मेन फोकस इस पे है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अगले चरण में इसको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहाँ पे सभी प्रकार के ऑफिसेस, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी प्रकार के ऐसे संस्थान जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ कहीं पर भी भीड़ जुटती है, ऐसी सभी जगहों को हम टारगेट कर रहे हैं और उन सभी जगहों पर हम पहुँचेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे।